प्रतिरोधकों का समूह। अगर आप इस वीडियो में आए हो तो इसका मतलब ये है कि आप प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हो। अगर आप प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हो तो आपको तो ये मालूम ही होगा कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। जी हाँ, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और आपको अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आए जिनमें 2 ओम और 4 ओम को आपको बोला जाए कि इसका समूहन कीजिए और कभी इसका समतुल्य प्रतिरोध 4 आए और कभी 2 आए, तो आप ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे? तो आज हम ऐसी ही चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है दिलशान आलम एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड सीखो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है प्रतिरोधकों का समूह। जी हाँ, यहाँ पर हम बातों को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो और कंसेप्ट में इसे समझेंगे। अगर हम बड़े वर्ड को, अगर उसके जो जितने भी पार्ट होते हैं बड़े वर्ड के, तो उनके छोटे छोटे वर्ड को अगर हम समझ जाएंगे तो उन बड़े सेंटेंस को आसानी से हम समझ पाएंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है वो है प्रतिरोधकों का समूह। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिरोधक मतलब हुआ हमारा प्रतिरोध, जो कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अगर नहीं पढ़े हैं तो आई बटन पे लिंक है, तो इस वीडियो के बाद उसे देखना जरूर चाहिए आपको। तो यहाँ पर दूसरा आ रहा है समूहन। समूहन का अर्थ हुआ कि किसी भी दो या दो से अधिक चीजों को आपस में जोड़ना समूहन कहलाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर क्या करोगे कि एक देश है और दूसरे देश को जोड़ोगे, जैसे कि हमारे राजनीतिक में क्या होता है कि एक जो नेता दल होते हैं वो दूसरे नेता दल से गठबंधन करते हैं और साथ मिलकर चुनाव जो है लड़ते हैं। बस वैसा ही क्या होता है कि जब 2-3 प्रतिरोधकों को आपस में मिलाया जाता है उसे कहते हैं समूहन। किसका? प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधकों का जो समूहन होता है उसको 2 कंडीशन में करते हैं। पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, तो उसके बाद दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन, जिसे हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो हम पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जानेंगे, उसके बाद समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम करते हैं श्रेणी क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त। तो अगर हमारा श्रेणी क्रम होता है क्या है? श्रेणी क्रम में होता यूं है कि इसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो एक ही क्रम में लगे रहते हैं और इसका प्रतिरोध जो होता है एक के बाद एक लगा रहता है। इसको इस कंडीशन में परिपथ में जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा रहता है और दूसरा प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ा रहता है। अभी ऐसे बोलने में और सुनने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो आप इसे आसानी से समझिए। आप इसको यहाँ अच्छे से ध्यान से देखिए कि इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, जिसमें पहला प्रतिरोध R1 है और दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध R3 है। तो जब हम इस कंडीशंस में इसको देखते हैं तो हमारा जो R1 वाला प्रतिरोध है वो उसका जो अगला पॉइंट है वो हुआ उसका फर्स्ट सिरा, और दूसरा वाला पॉइंट जो है जो कि दूसरे वाले R2 वाले प्रतिरोध से जुड़ी हुई है वो हुआ उसका दूसरा सिरा। तो वह पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वो दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही सेम क्या हुआ है कि दूसरा सिरा जो है वो तीसरे सिरे के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में जुड़े रहते हैं। और आपको मैं यहाँ पर कुछ मास्टर ट्रिप्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि हमारा जो विद्युत धारा होते हैं, विद्युत धारा का अगर रास्ता बदल दिया जाए तो उनकी मान में भी परिवर्तन आता है। अगर यहाँ पर दूसरा ये आ जाता है कि हमारा जो विभवांतर होता है, विभवांतर का अगर बिंदु में परिवर्तन आए, बिंदु में अगर इसका परिवर्तन आए तो इसका जो होता है मान चेंज होता है। अगर इसके विभवांतर के बिंदु में परिवर्तन आएगा तो विभवांतर के मान में परिवर्तन आएंगे। और विद्युत धारा के रास्ते में उसकी जो रास्ते होते हैं उनके जो सड़क बने रहते हैं उसके परिपथ जो होते हैं अगर उनमें अगर चेंजेस आएंगे तो उनके मान में परिवर्तन होगा। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा विद्युत धारा के मान में, क्योंकि इसका रास्ता एक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप जितनी भी प्रतिरोध हैं सभी एक ही रास्ते पर लगे हुए हैं, इसलिए इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आप यहाँ आपके मन में ये सवाल होगा, क्या इसमें विभवांतर का मान परिवर्तन होगा? तो आप यहाँ कंडीशन देखिए, क्या इसमें बिंदु का परिवर्तन है? तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारा जो पहला प्रतिरोध R1 है उसके बिंदु है A और B, जिसका बिंदु है A और B। और हमारा जो R2 प्रतिरोध यानी कि दूसरा प्रतिरोध है उसका बिंदु है B और C, और तीसरा प्रतिरोध का है C और D। जो कि आप देख पा रहे होंगे हर एक बिंदु का बिंदु अलग अलग है। हमारा R1 का है AB
और R2 का है BC और RC का है CD, 3 का है CD। तो जितने भी सारे हमारे यहाँ प्रतिरोध लगे हुए हैं सभी के बिंदु अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बिंदु अगर अलग होंगे हमारे विभवांतर के तो इनका जो होगा मान अलग होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ओम के नियम की यहाँ सहायता लेंगे, जो कि ओम का नियम अगर आप नहीं पढ़े हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और यहाँ पर उसका थंबनेल दिख रहा होगा, ये सब वीडियोस है। तो ओम का नियम जो होता है उसको मैंने अच्छे से पढ़ाया है, उसे देख लीजिएगा जरूर। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि V बराबर I इंटू R। तो हमारा देखिए यहाँ पर V क्या है, तो उसे जानने से पहले हम यहाँ एक और कंसेप्ट को जानते हैं कि हमारा जो प्रतिरोध होता है, हमारा जो परिपथ होता है उनमें सेल लगे रहते हैं, यानी बैटरी लगे होते हैं। जब हमारा बैटरी लगा हुआ है सेल, जो उससे धारा प्रभावित होती है, उससे विद्युत धारा प्रभावित हुई, जो कि इसका एक सिंगल रास्ता है इसलिए उसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब यहाँ जानेंगे हमारा जो बैटरी है उनके दोनों सिरों का विभवांतर कितना होगा। तो अगर यहाँ पर ये कंडीशंस आएंगे कि हमारा जो धारा था वो प्रभावित, उससे जब बाहर निकल रहे थे तो सिंगल धारा जा रहा था और सिंगल ही बाहर आ रहा था, और इस बैटरी का फुल विभवांतर होगा V, पूरा विभवांतर होगा V। और जब ये V ऊपर जाएगा तो बिंदु इसका हर एक परिपथ का प्रतिरोध का चेंज है, इसलिए क्या होगा, विभवांतर का मान भी चेंज होगा। विभवांतर का जब मान चेंज होगा तो प्रतिरोध के R1 प्रतिरोध पर जब जाएगा तो इसका हो जाएगा, इसका जो मान परिवर्तन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा V1, और दूसरे प्रतिरोध पे जाएगा V2 हो जाएगा, और तीसरे प्रतिरोध पे जाएगा V3 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो बैटरी से निकलने वाला विभवांतर था वो जब आगे प्रभावित होता है तो वो हर एक विभवांतर पे जाकर टूट जाता है, वो हर एक विभवांतर पे जाकर बट जाता है, इसलिए क्योंकि इसके बिंदु जो है उनका बिंदु जो है सब प्रतिरोध के अलग अलग है। तो हम इसे और डीपली से अगर जानना चाहते हैं तो इसको कुछ कंडीशन से आप इसे देख पाएंगे कि हमारा जो विभवांतर बैटरी का जो है वो V है, यानी कि हमारा जो V है वो V1, V2 और V3 के योग के बराबर है, क्योंकि V ही टूटकर V1, V2 और V3 बने हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें ओम का नियम का सहायता लेंगे, जो कि मैंने अभी बताया था, और पहले इधर आ गए। तो ओम का नियम का जब सहायता लेंगे तो ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V का मान क्या हो गया, हमारा V जो हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। तो इन सारी जगहों की चीज हम इसे सिर्फ V लिखेंगे, तो V लिखेंगे और इज इक्वल टू देकर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे जो प्रतिरोध हमारा जो सूत्र था उनका, उसमें क्या था, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो हमारा जो I था वो क्या था कि I जो जहां पर भी I आ रहा है वो हर जगह सेम है। श्रेणी क्रम में हमारा विद्युत धारा का मान हमेशा समान ही होता है। तो हम जब पहले प्रतिरोध की बात करेंगे तो यहाँ पर V इज इक्वल टू I इंटू R1 हो जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू यहाँ R1 है, प्रतिरोध का वैल्यू R1 है और इसमें विद्युत धारा का मान वही है। अगर दूसरे प्रतिरोध में जाएंगे तो V इज इक्वल टू I R2 हो जाएगा, और तीसरे में जाएंगे तो V इज इक्वल टू I R3 हो जाएंगे। तो अगर हम इस कंडीशंस में इसको देखेंगे तो V इज इक्वल टू हम जब क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। इन सभी आपस में जब जोड़ते हैं इन सभी को तो क्या होता है, V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 आ जाते हैं। तो हम इसमें कॉमन लेते हैं कि I जो है तीनों में कॉमन है, तो I को साइड ले लेते हैं, उसके बाद कॉस्ट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर कॉस्ट अंडर हो जाएंगे वो दोनों। जब इस कंडीशन में हम आते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यह समतुल्य प्रतिरोध को निकालेंगे। आखिर ये समतुल्य क्या होता है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। इन तीनों प्रतिरोध की जगह एक ऐसे प्रतिरोध को लगाया जाएगा जो कि इन तीनों का मुकाबला करेगा। सपोज कीजिए कि आपके घर बन रहे हैं, आपके घर को बनाने में 8 मजदूर 8 दिनों में आपको घर को बनाता है। वहीं पर कोई एक ऐसा मजदूर है जो उन 8 मजदूर का काम अकेले 8 दिन में कर सकता है। तो आप क्या करोगे कि उसी मजदूर को बुलाओगे, क्योंकि आपका पैसे भी कम खर्च होगा और आपके काम उतने ही दिन में और हो जाएंगे। तो वही क्या होगा, तो आप उस समय ये कहिएगा कि आप सभी के तुल्य ये कारीगर है जो कि हमारे काम को उतनी समय में कर सकता है जितने समय में आप सभी मिलकर करोगे ये अकेला ही उतना कर देगा। तो वही तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये जो R1 R2 और R3 है
ये सभी का काम वो सिर्फ कर दे, वो अकेले कर देगा, तो उसका नाम रख देते हैं हम RS, जो कि कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध वो कहलाएगा, जिसका फिगर आपको साइड में दिख रहा होगा। तो जैसे जब हम इस प्रतिरोध को परिपथ को सजाते हैं तो बैटरी की सारी पावर पहले श्रेणी क्रम में जब हम तीनों प्रतिरोध को जोड़े थे तो तीनों झेल रहा था। अब एक समतुल्य प्रतिरोध को लगाए हैं क्योंकि ये पावरफुल है, जो कि तीनों की क्षमता ये रखता है, तो इनमें सारी धारा प्रभावित होंगी। तो आप इस कंडीशन में ये देख पाओगे कि इसका जो बिंदु है वो भी एक है। कैसे? क्योंकि इसका बिंदु C और D है, क्योंकि उस तीनों प्रतिरोध को जब हम हटाते हैं, सॉरी A और D है, जब हम तीनों प्रतिरोध को हटाते हैं तो फर्स्ट A और लास्ट D बचता है। तो हम जब इसके बीच में एक तुल्य प्रतिरोध लगाते हैं तो बैटरी की सारी प्रवाह इसमें जाती है और जो हमारा विद्युत धारा है वो भी समान होती है, और हमारा जो वोल्ट है यानी कि विभवांतर जो हमारा है वो भी समान ही होती है। तब यहाँ में कंडीशन में ये करेंगे कि हमारा जो अभी निकला था, हम जो सॉल्व करके अभी निकाल रहे थे, क्या V इज इक्वल टू आए थे I कोस अंडर R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि I भी समान है और B जो है वो भी समान है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम फिर ओम के नियम से इनको कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो आ जाएगा B इज इक्वल टू 1RS आ जाएगा, सॉरी IRS आ जाएगा, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो IRS इज इक्वल टू जो हमारा निकला था I कोस अंडर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ क्या देख रहे हैं कि इधर भी I है इधर भी I है, तो I कैंसिल हो जाएगा, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, जो कि हमारा श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला हो जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप इस सब का हर जगह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर फुल डिफिनेशन दे देता हूँ इनके बारे में, हर एक बातें, थोड़ी सी बातें आपको यहाँ देता हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसे हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप रोक के ले लीजिएगा। फिर आपको मैं दूसरे चीज का देता हूँ, अगली चीज का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। आप इन दोनों चीजों को, दोनों स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको जो लेने को कहा, इन दोनों चीजों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके गैलरी में से वो क्या होगा स्क्रीनशॉट, तो आप उसे घर में भी अच्छे से पढ़िएगा। तो अब अगला आता है हमारा पार्श्व क्रम संयोजन, यानी कि समांतर क्रम संयोजन। तो आखिर ये समांतर क्रम होता क्या था? देखिए, अगर हम श्रेणी क्रम की बात कर रहे थे तो श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था कि उसका जो प्रतिरोध था वो एक ही लाइन में लगे हुए थे, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें कंडीशंस क्या होते हैं, इनके प्रतिरोध अलग अलग लाइन्स में लगे होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहला R1, दूसरा R2 और दूसरा R3, तो ऐसे कंडीशन में लगे हैं। और इसका क्या होता है, प्रतिरोध का जितने भी इस परिपथ में प्रतिरोध लगे होते हैं उनकी दाएं ओर के सभी भाग, दाएं ओर के जितने भी छोर होते हैं वो एक जगह जुड़े होते हैं और बाएं ओर के एक जगह जुड़े होते हैं। जिससे क्या होता है कि इसमें जब धारा प्रभावित की जाती है, तो जब धारा बैटरी सेल से प्रभावित हो रही है तो वह एक तार से आती है। अब यह देखता है कि इसके पास 3 रास्ते हैं, तो धारा चाहता है हम किसके पास किधर से जाए, तो वो कहता है वो एक पानी की धारा जैसी होती है। धारा मतलब होता है यानी कोई चीज का ज्यादा बहाव, तो वो क्या करता है, वो तीनों ओर बह जाता है, इधर भी थोड़ा, उधर भी थोड़ा, उधर भी थोड़ा, तीनों ओर जब बहता है तो इसके कंडीशन में क्या होता है, धारा के मान बदल जाते हैं। अगर 3 नाली बनाए, एक नाले से 3 नाली का रास्ता निकाले, अगर उसमें पानी बहाए तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हर एक नाले में बराबर पानी जाएगी? नहीं ना, तो अलग अलग जा सकते हैं। तो वैसे ही कंडीशन में सबके मान अलग हो जाते हैं, तो हमारा जो धारा का मान है हमारे समांतर क्रम में अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर बिंदु देख रहे होंगे कि आपका x और y है, क्या है, x और y। जब x और y है तो हम यहाँ क्या देख पाएंगे कि जब हमारा x और y है तो यहाँ पर क्या होता है कि बिंदु 2 ही है, 2 ही बिंदु के अंदर, यानी बिंदु सेम है, उसी के अंदर सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं। जब सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं वो भी एक ही बिंदु के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो विभवांतर होगा वो सेम होगा, और वो विभवांतर सेम होगा क्योंकि उसका बिंदु अलग नहीं है। अगर बिंदु अलग रहता तो उसके विभवांतर के मान में चेंजेस आते। अगर यहाँ पर प्रतिरोध का जो यानी छोर होता है, अगर उसके रास्ते में यानी विद्युत धारा के रास्ते में परिवर्तन अगर होता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा के जैसे ही रास्ते में जितने भी परिवर्तन होते जाएंगे उसके मान में उतने भी चेंजेस होते जाएंगे। तो हमारा जो इसका यानी कि समांतर क्रम है, इसको अगर आप डिफिनेशन में बात करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि सभी प्रतिरोधकों का दाईं छोर दाईं ओर जुड़ा रहता है और बाईं ओर दाईं छोर एक बिंदु पर जुड़ा रहता है और बाईं छोर एक बिंदु पर जुड़ा रहता है। उसी को आप समांतर क्रम बोल सकते हो।
तो ये जो समांतर क्रम होते हैं, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, इसमें जब धारा प्रभावित होती है तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो विद्युत धारा होते हैं उसके मान चेंजेस होते रहते हैं और विभवांतर के जो मान होते हैं वो चेंजेस नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले का मान R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3 रख देते हैं। जब हम इसे ओम के नियम के अनुसार लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, समांतर हम जो अभी श्रेणी क्रम पढ़े थे उनमें क्या लगाए थे, V = I R। तो हम इससे क्या करेंगे, I के स्टेप में लिखेंगे, R के स्टेप में लिखेंगे, R = V/I, सॉरी I = V/R। I इसलिए लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ। अगर सूत्र में इसका चेंजेस क्यों आया, सूत्र में इसका चेंजेस इसलिए आया क्योंकि इसमें I में, यानी कि I कहने का मतलब यहाँ पे विद्युत धारा में चेंजेस आया, इसलिए विद्युत धारा बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें। और जब हम श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे उसमें विभवांतर का जो चेंजेस आया था, इसलिए हम विभवांतर के लिए वहां पर सूत्र का प्रयोग किए थे ओम के नियम के अनुसार। जब हम यहाँ इसमें करते हैं चेंजेस, जब सूत्र का प्रयोग हम कर रहे हैं कि I बराबर हमारा V/R आ रहा है, तो I बराबर V/R जब आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, विभवांतर हमारा हर जगह सेम ही है, विभवांतर हर जगह हमारा सेम है, क्योंकि बैटरी से भी जाएगा, बैटरी से जब जाएगा विभवांतर तो सब सेम ही जाएगा। तो अब इस कंडीशन में अगर हम तुल्य प्रतिरोध इसका बनाते हैं, तुल्य प्रतिरोध में सभी प्रतिरोध को हटाकर एक ऐसे प्रतिरोध को लगाएंगे जो कि इन तीनों का कार्य करेगा। तो इन तीनों में क्या होगा, तभी क्या होगा जाएगा, हमारा जो विद्युत धारा होगी और विभवांतर होगा दोनों सेम प्रभावित होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इनका जो हम जब प्रैक्टिकलिंग करते हैं तो हमारा I बराबर V/R आता है, तो I = V नॉर्मली V होगा क्योंकि V इसका चेंजेस नहीं होंगे, तो V = R1 प्लस R2 प्लस इसका R2 आ जाएगा, V/R2 प्लस V/R3। तो इसका कंडीशन में देखेंगे V हमारा सेम है, V अगर हमारा सेम है तो V हमारे कॉमन में आ जाएगा। अगर हमारे V कॉमन में आएगा तो आगे हमारा जब हम तुल्य प्रतिरोध का निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध का निकालने पर हमारा आएगा I = V/RP। हम तुल्य प्रतिरोध का नाम RP रख देते हैं। तो हम जब ऐसे कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो हमारा B इसमें कॉमन आ जाता है, B उधर भी कॉमन आता है, तो B भी कैंसिल होने पर तुम्हारा RP = हो जाता है, सॉरी 1/RP = होता है 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। तो हम जो आपको एक सारे कंसेप्ट बता चुके हैं। तो दोस्तों इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा। प्रतिरोधकों का समूहन मतलब होता है दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को ऐसे समूह में जोड़ना, एक साथ जोड़ना प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है समांतर क्रम समूहन, यानी कि पार्श्व क्रम समूहन इसे कहते हैं। समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम समूहन कहते हैं। तो हमारा श्रेणी क्रम क्या होता है, इसमें सभी प्रतिरोध एक ही परिपथ में जुड़े होते हैं, जिनमें धारा का मान समान प्रभावित होता है और विभवांतर अलग अलग प्रभावित होते हैं। और इसका श्रेणी क्रम का जो हमारे खास बात होते हैं वो क्या है कि इसमें धारा को जो परिपथ का जो मान होता है, परिपथ के मान जो हमारे जितने भी थे R1 R2 R3, तो इनमें क्या होगा, इनका मान अलग अलग रहेगा। तो इनमें जितने सबसे प्रतिरोध जिसका सबसे अधिक है, जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक है, तुल्य प्रतिरोध का मान जो होगा उससे भी अधिक आएगा, यानी सबके योग का होगा तुल्य प्रतिरोध। अगर 2 2 2 है तो यानी 2 2 2 6 हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध का मान हो गया 6। तो हमारे इसमें सबसे बड़ा क्या, 2 ही हुआ बड़ा। अगर 2 इसमें 2 है 4 है तो 2 2 4 4 8 हो गया। तो 8 होने के बाद क्या हो जाता है, तुल्य प्रतिरोध का मान 8 हुआ, उसमें बड़ा कौन है 4, तो 4 से बड़ा तुल्य प्रतिरोध हो गया, यही होगा। तो और क्या होगा, हमारे जो समांतर क्रम थे उसमें कम आएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आई होगी आपको तो आप हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो में कोई तरह की गलती रह गई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने ये गलती की है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।